Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. Today I am going to explain you the fourth function of data link layer, that is access control. In previous video we have already learned about three functions of data link layer, that is error control, flow control and framing. So let's start. What is multiple access control? If there is a dedicated link between the sender and the receiver, then data link control layer is sufficient. अगर आपका सिंगल पाथ है, सपोज एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर, सिंगल पाथ हो गया ना। सिंगल पाथ को हम डेडिकेटेड पाथ बोलते हैं। डेडिकेटेड पाथ मतलब जो पहले से ही रूट प्रोवाइडेड है, जो कि आपका सर्किट स्विचिंग में भी था, ठीक है। तो डाटा लिंक कंट्रोल लेयर क्या होता है, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारे मल्टीपल स्टेशन हैं तो उसे एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है साइमल्टेनियसली। जैसे कि मान लो ये एक ही चैनल है आपका, यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन आ गए, ठीक है। एक टाइम पे 4 स्टेशन कह रहे हैं कि हमें भी ये चैनल शेयर करना है, इसे भी ये चैनल शेयर करना है, थर्ड वाले को भी करना है, फोर्थ को भी करना है। तो एट अ टाइम ये सारे के सारे शेयर नहीं कर सकते, सारे के सारे इस चैनल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्सेस कंट्रोल की। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके अंदर। सपोज एक रोड है, बहुत पतली है, इस रोड से एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो पर्सन 1 आ गया, सेम पर्सन 2 आ गया, पर्सन 3 आ गया। अब ये तीनों कहते हैं कि हमें यहाँ पे जाना है, एट ए टाइम सेम टाइम पे ये तीनों आ गए, तो तीनों टाइम पे ये सेम रोड तो नहीं एक्सेस कर सकते ना। तो इसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल हमारा किस लिए यूज होता है, ताकि हमारे कोलिजन ना आए और क्रॉस टॉक ना आए। कोलिजन होता है मतलब दो टाइम पे सेम स्टेशन आपके एक्सेस करने के लिए कह रहे हैं चैनल को, तो वो क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल आर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन टाइम। बिल्कुल सही है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हम वे से हम यूज कर सके और कोलिजन और अवॉइडेंस आपके ना आए। वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सेस कंट्रोल। मीन टू से कि मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका एक्सेस कंट्रोल का, एक्सेस को कंट्रोल करने का तरीका वो क्या होगा, एक तो ट्रांसमिशन टाइम आपका ऑप्टिमाइज हो जाए, सेकंड आपका कोलिजन नहीं आना चाहिए, थर्ड आपका क्रॉस टॉक नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। अब मल्टीपल एक्सेस में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं। सबसे पहले आता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पे फिगर नहीं बनी हुई, एक मैं आपको बता देती हूँ। सी, यहाँ पे आपका आता है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल होता है, इसके अंदर आपका आता है रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस एंड थर्ड वन इज चैनलाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर आते हैं, रैंडम एक्सेस के अंदर आपका आएगा अलोहा, CSMA, CSMA, CD, CSMA, CA। ये किस में आएंगे, रैंडम एक्सेस में आएंगे आपके, ठीक है। चैनलाइजेशन में आपका आएगा FDMA, TDMA, CDMA। सिमिलरली आपके कंट्रोल एक्सेस के अंदर आएगा रिजर्वेशन, टोकन पासिंग एंड पोलिंग। ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ की आप नोट कर लेना, ये मैं स्लाइड में डालना भूल गई हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल को हमने 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया है। फर्स्ट रैंडम एक्सेस है, सेकंड कंट्रोल्ड एक्सेस है, थर्ड वन इज चैनलाइजेशन है। रैंडम एक्सेस के अंदर फर्दर 4 कैटेगरीज आती है, कंट्रोल एक्सेस के अंदर भी कैटेगरीज हैं 3, चैनलाइजेशन में भी 3 कैटेगरीज है। इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है। रैंडम नाम से ही समझ में आ रहा है, रैंडम का मतलब होता है सबको इक्वल प्रायोरिटी प्रोवाइड है। मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी वाइज हम ले रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज हम चैनल को एक्सेस करने दे रहे हैं। रैंडम एक्सेस वाला सबको इक्वल प्रायोरिटी प्रोवाइड है, ठीक है। रैंडमली कोई भी स्टेशन उठाएंगे हम और चैनल को एक्सेस करने के लिए उसे ग्रांट कर देंगे। अब यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज नो टाइम शेड्यूल। कोई टाइम शेड्यूल नहीं है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रैंडमली हम इसको शेयर करेंगे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, रैंडम एक्सेस।
इन दिस ऑल स्टेशन हैव सेम सुपीरियरिटी। वही मैंने आपको बताया कि किसी की भी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं होती, किसी की कम नहीं होती, सबकी प्रायोरिटी क्या होती है, सेम ही होती है। जैसे ही किसी स्टेशन ने देखा कि जो मीडियम है, जो चैनल है, वो बिजी है या आइडल है। अगर मान लो स्टेशन ने देखा कि वो चैनल आइडल है, तो उसने क्या किया, उस चैनल को एक्सेस कर लिया। अगर उसे लगा कि वो चैनल बिजी है, तो उसने थोड़ी टाइम के लिए क्या किया, वेट किया। ठीक है। इन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल वन और मोर स्टेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर। बिल्कुल सही है कि एक या एक से ज़्यादा स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली है। सब आपको अभी बताया मैंने, रैंडम का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं ना, कोई स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन पे डिपेंड नहीं करता है। However, if more than one station sends the data over a channel, अगर एक से ज़्यादा स्टेशन चैनल के थ्रू डाटा भेजना चाहता है, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, आपका कॉलिजन या फिर डाटा कॉन्फ्लिक्ट ओकर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 पर्सन एक रोड से जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा सकते, इतना स्पेस नहीं है। अगर दोनों एक साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। वही सेम चीज़ है, अगर एक से ज़्यादा स्टेशन डाटा सेंड करना चाहते हैं चैनल के थ्रू, तो उसमें क्या आ जाएगा, कॉलिजन आ जाएगा। A station that has the data to send mainly make the use of procedure। हाँ, अगर डाटा भेजना है तो ये एक प्रोटोकॉल्स यूज करता है सेंडर, कि वो देखता है कि कौन से डाटा को सेंड करना है, कौन से डाटा को सेंड नहीं करना है। अब इसमें भी वही एग्जांपल मैं आपको सिमिलरली लूंगी, एक को फ्रेंच आती है पर्सन को, एक को नहीं आती है, तो प्रोटोकॉल सेम नहीं हुए ना, तो सेंडर क्या करेगा, इसको डाटा नहीं भेजेगा, इससे बात नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले को फ्रेंच आती ही नहीं है, तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कोई रूल नहीं है कि अगला स्टेशन कौन सा होने वाला है, कौन नेक्स्ट है जो डाटा सेंड करेगा उस चैनल के थ्रू। तो हम इस मीडियम को कोई भी स्टेशन रैंडमली एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो कोई सुपीरियरिटी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पे डिपेंड नहीं करता, रैंडमली इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में 4 टेक्निक्स आती है, मैंने बताया था, अलोहा, CSMA, CD और CA। इसको मैं आगे फर्दर आपको पढ़ाती हूँ, इनमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है अलोहा। अलोहा प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सिंगल मतलब सिंपल कम्युनिकेशन स्कीम है, सबसे सिंपल यही है। जब भी इसके पास नेटवर्क मतलब इसके पास डाटा अवेलेबल होगा, जब भी नेटवर्क के पास डाटा अवेलेबल होगा, वो क्या करेगा, सीधा डाटा को भेज देगा। ठीक है। ऑल दो अलोहा हमारा किस लिए यूज होता है, वायरलेस लैन के लिए यूज होता है। मोस्टली ये किसके लिए बनाया गया है, वायरलेस लैन के लिए, ना कि वायर्ड के लिए। ठीक है। ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली बहुत सारे डाटा ट्रांसमिशन करता है न्यूमरस स्टेशंस को, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, कॉलिजन आ सकता है। अभी मैंने बताया कि एट ए टाइम एक भेजेगा तो कॉलिजन नहीं आएगा ना, अगर न्यूमरस स्टेशन को डाटा भेजोगे साइमल्टेनियसली, तो कोई ना कोई ऐसा स्टेशन जरूर होगा जहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉलिजन आ जाएगी चैनल के अंदर। ठीक है। collision of two or more frames cause due to fully or partially overlap of two or more frames at a particular time। देखो, ये टाइम पीरियड है, ये ए है, ये बी है। इसने देखा कि चैनल आइडल है, इसने भेज दिया अपना फ्रेम। इसने भी देखा कि आइडल है, इसने भी भेज दिया। तो ये दोनों क्या कर गए, यहाँ पे कोलाइड कर गए ना। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर एक या एक से ज्यादा फ्रेम एक साथ जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है। इसके पास कोई कैरियर सेंसिंग नहीं है। कैरियर सेंसिंग का मतलब होता है कि पहले ही सेंस कर लेना कि कोई और फ्रेम तो एट ए टाइम पे नहीं भेज रहा है अपने, मतलब कोई और स्टेशन तो फ्रेम नहीं शेयर कर रहा है, तो वो क्या होता है, कैरियर सेंसिंग। मतलब सेंस कर लेना किसी चीज को कि मेरे अलावा कोई और पर्सन तो नहीं है, कोई और स्टेशन तो नहीं है जो फ्रेम को शेयर कर रहा है या सेंड कर रहा है। ठीक है। तो इसमें कोई भी कैरियर सेंसिंग नहीं होती है। इट रिक्वायर्स रीट्रांसमिशन ऑफ डाटा आफ्टर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है, अगर आपका वही एक्नॉलेजमेंट वाली बात है, अगर आपने क्या किया, टाइमर देखा, यहाँ से आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई, तो कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये दोबारा से क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा डाटा को। मतलब अगर उसे नहीं पता कि कॉलिजन की वजह से रिसीवर को नहीं पहुंचा एक्चुअल डाटा, तो क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो वेट करेगा जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, और उसके बाद वो उसे रीट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पे दो टाइप्स हैं अलोहा के, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा बेसिकली अलोहा ही है, जिसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे अभी पढ़ चुके हो सारे। ठीक है। स्लॉटेड अलोहा थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों की एफिशिएंसी भी देखते हैं क्या क्या है। देखो, अब प्योर अलोहा क्या होता है, ये सिंपल प्रोटोकॉल है जो अभी हमने वहां पे पढ़ा। जब भी इसके पास कोई भी फ्रेम आएगा, ये कभी भी उसे भेज सकता है। ठीक है।
ईच स्टेशन ट्रांसमिट डाटा टू द चैनल विदाउट चेकिंग वेदर द चैनल, हाँ ये इसमें क्या होता है कि वो सेंस नहीं कर रहा, कैरियर सेंस नहीं है, कैरियर सेंसिंग नहीं है। तो इसने जैसे ही देखा कि आइडल, जैसे ही इसके पास फ्रेम आया उसने भेज दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेशन खाली है या नहीं है, बस डाटा आते ही उसने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है, वही मैं एग्जांपल आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे भी ए था, ये बी था, इन दोनों ने साइमल्टेनियसली एक दूसरे के पास, मतलब एक चैनल के थ्रू डाटा को सेंड कर दिया, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, if it does not acknowledge the receiver and within the specific time the station wait for a, ठीक है, अगर इसने रिसीवर ने एक्नॉलेज नहीं किया तो क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट ही करता रहेगा सेंडर। ठीक है, इसको हम बैक ऑफ टाइम बोलते हैं। बैक ऑफ टाइम क्या होता है, अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है उसका रीट्रांसमिशन टाइम, रीट्रांसमिशन जो टाइम है वो कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैक ऑफ टाइम। ठीक है, जब उसका मतलब रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टेशन वेट कर रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बैक ऑफ टाइम। एंड द सेंडर एज्यूम दैट द फ्रेम है, और सेंडर को क्या लगेगा, अगर वो वेट ही करता जा रहा है तो सेंडर को लगेगा भाई या तो डाटा लॉस्ट हो गया या फिर डाटा डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, अब वल्नरेबल टाइम क्या होता है इसका, वल्नरेबल टाइम होता है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है 2 इंटू एफ आर, एफ आर होता है आपका टोटल एवरेज ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द फ्रेम। मैक्सिमम थ्रूपुट होता है इसका 1/2 जी की वैल्यू, और जो कि होती है 18.4%। ठीक है, जी की वैल्यू 18.4%। और दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हमारे जो होती है डाटा फ्रेम की, वो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी इंटू में ई की पावर माइनस में 2g, वेयर जी इज 1/2। ये देखो एग्जांपल देखो इसका, A pure Aloha network transmit 200 bits frame on a shared channel of 200 kbps। 200 बिट फ्रेम वो भेज रहा है और 200 kbps स्पीड से ही भेज रहा है, तो टोटल ट्रांसमिशन टाइम कितना हो गया आपका, 200 बिट पर 200 kbps, तो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड ये ना। ठीक है, वट इज द थ्रोपुट इफ द सिस्टम, अगर 1000 फ्रेम्स जा रहे हैं तो क्या थ्रोपुट होगा, 500 जा रहे हैं तो क्या होगा, 250 है तो क्या होगा। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या था आपका, S इज इक्वल टू जी इंटू ई की पावर माइनस में 2g। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, g की वैल्यू आपकी कितनी होगी इसके अंदर, 1। ठीक है, 1000 फ्रेम्स है ना, तो g की वैल्यू क्या होगी, 1 मल्टीप्लाई में e की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगी, और थ्रोपुट हमारा क्या होगा, 1000 फ्रेम्स को हम इतने लोड के साथ भेज सकते हैं तो 135 फ्रेम्स, तो इसका मतलब है कि ओनली 135 फ्रेम्स आउट ऑफ 1000 फ्रेम्स विल प्रोबेबली सर्वाइव। 1000 में से सिर्फ 135 फ्रेम ही है जो सर्वाइव कर पाएंगे। सिमिलरली 500 फ्रेम्स का देखें अगर, तो 500 फ्रेम्स के लिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, इसलिए हम इसको हम एस कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1/2 होगी, एस कैलकुलेट कर लेंगे, 0.184 आया तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 फ्रेम से, तो आया 92 फ्रेम्स। 500 फ्रेम्स पर सेकंड अगर हम भेज रहे हैं तो हमारे कितने सर्वाइव करेंगे फ्रेम्स, सिर्फ 92 फ्रेम सर्वाइव करेंगे आउट ऑफ 1000। ऐसे ही 250 फ्रेम्स का निकालेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी 1/4, जी की वैल्यू 1/4 पुट करोगे तो एस की वैल्यू ये आ जाएगी, और थ्रोपुट क्या हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई में जो आपकी एस की वैल्यू होगी वो तो 38, तो 38 फ्रेम्स आउट ऑफ 1000 फ्रेम्स विल प्रोबेबली सर्वाइव। समझ में आ गया। स्लॉटेड अलोहा, अब आपका ये प्योर अलोहा यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा पढ़ेंगे। इसे एक सेकंड, ये 92 फ्रेम्स आउट ऑफ 500 फ्रेम्स आएगा, इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 500 फ्रेम्स आएगा, और 38 फ्रेम्स, यहाँ हमने 250 भेजे तो यहाँ पे आएगा आपका 250 फ्रेम्स। ठीक है, ये गलत लिख दिया है मैंने, आप चेक कर लेना इसे, क्योंकि हम 500 फ्रेम्स भेज रहे हैं ना, 1000 तो नहीं भेज रहे, तो 92 फ्रेम्स आउट ऑफ 500 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे 38 फ्रेम्स हैं आउट ऑफ 250। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्लॉटेड अलोहा क्या होता है। स्लॉटेड का मतलब होता है कि हमने इसे टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड कर दिया है, मतलब हमने जो हमारा चैनल है उसे हमने क्या कर दिया है, स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, टाइम स्लॉट्स में।
ठीक है, इससे क्या होगा, प्योर अलोहा की डिसएडवांटेज को ओवरकम कर दिया। अब हमने ए को जो टाइम स्लॉट दिया उसी टाइम स्लॉट में ए अपने डाटा को शेयर करेगा, और बी को जो टाइम स्लॉट देंगे हम, बी उसी में शेयर करेगा। सपोज लगा लो कि ए का डाटा जैसे बी का टाइम स्लॉट है, ए का जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बी का टाइम स्लॉट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलिजन आ जाएगी। तो मे भी पॉसिबिलिटी होती है इसमें भी कॉलिजन आने की। ठीक है, possibility of collision remains when trying to send a frame at the beginning of the 2 or more station time slot। वही चीज़ है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेशन का अगर टाइम स्लॉट सेम है और डाटा फ्रेम को सेंड कर दिया, तो इसमें कोलिजन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, therefore all sending station has to wait for the starting slot and then send a frame। इसलिए हर स्टेशन को अपने स्टार्टिंग स्लॉट के लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद ही उसको सेंड करना चाहिए अपने फ्रेम को। अब स्लॉटेड अलोहा में क्या होगा, प्योर अलोहा का जो टाइम था वो क्या था, 2 इंटू TFR था। यहाँ पे स्लॉटेड कर लेना बेटा, थोड़ा सा गलती हो गई है इसमें। स्लॉटेड अलोहा का क्या होगा, TFR होगा। ठीक है, अब TFR क्या होता है, एवरेज टाइम होता है। जी की वैल्यू इसके अंदर क्या आएगी, 1 आएगी, और 36.8% इसका थ्रूपुट होगा। एफिशिएंसी 37 के अप्रोक्स है, बट एक्चुअल जो होती है वो 36.8 होती है। इसमें एस का फॉर्मूला क्या होगा, G इंटू ई की पावर माइनस जी, वेयर एज प्योर में क्या था, G इंटू ई की पावर माइनस 2G। अब इसका एग्जाम्पल देखो, सेम वैसे ही सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल को भी, बस इसमें G की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। इसमें G की वैल्यू 1 है, 1/2 है। ठीक है, 1/4 आएगी इधर, यहाँ पे या 1 नहीं आएगी बेटा, 1/4 आएगी। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करोगे अगर आप, ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो इसके कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है G इंटू ई की पावर माइनस जी, वेयर एज प्योर अलोहा में क्या था, G इंटू ई की पावर माइनस 2G। सिमिलरली ये कैलकुलेशन आप खुद सॉल्व करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। डिफरेंस देखो आप दोनों में, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में। प्योर अलोहा के अंदर क्या होता है कि जैसे ही उसने स्टेशन ने देखा कि चैनल फ्री है तो उसने डाटा अपना शेयर कर दिया। इसमें क्या होगा, अपने टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा, बिगनिंग ऑफ टाइम स्लॉट तक ये वेट करेगा। इसमें टाइम क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, इसमें डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। इसमें जो प्योर अलोहा की एफिशिएंसी होती है आपकी 18.4% होती है, और इसमें 36.8% होती है। तो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जो एस की वैल्यू होती है वो होती है G इंटू ई की पावर माइनस 2G, और इसमें होती है G इंटू ई की पावर माइनस जी। सेम ऐसे आपका वर्नेबल टाइम प्योर अलोहा का होता है 2 इंटू TFR, और स्लॉटेड अलोहा का वर्नेबल टाइम होता है आपका TFR। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कमियां थी, आप उसे करेक्ट कर लेना। जैसे कि स्लाइड में यहाँ पे 1/4 आना चाहिए G की वैल्यू, और यहाँ पे आप स्लॉटेड अलोहा कर लेना, प्योर अलोहा नहीं आएगा, ये स्लॉटेड अलोहा का वर्नेबल टाइम है। और यहाँ पे जो फ्रेम है आउट ऑफ 500 है एंड आउट ऑफ 250 है, ना कि आउट ऑफ 1000 है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।